बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने रिवीजन कंप्लीट की थी चैप्टर नंबर 2 की, दैट इज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। हमने उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखे थे। एग्जाम में आपको एग्जामिनर किस किस तरीके से कंफ्यूज कर सकता है, हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज हम लोग अपनी डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं और अब हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 5 इस बुक का, और आगे वाली बुक का भी चैप्टर नंबर 5 है। लेकिन बेसिकली उसमें एक साथ दो टॉपिक्स पर बात हो रही है। एक शेयर कैपिटल के हवाले से ही बात हो रही है और एक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के ऊपर भी बात हो रही है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या होता है? जब आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो आपने किसी न किसी शेयर कैपिटल के साथ करवाना है। किसी न किसी शेयर कैपिटल के साथ आपने रजिस्टर करवाना है कि शुरू में लोगों ने कितने रुपए के हिसाब से आपके शेयर्स खरीदे, पता चले। शुरू में आपके कितने शेयर्स थे ये पता चले, कितना कैपिटल था आपके पास ये पता चले। तो दिस इज बेसिकली शेयर कैपिटल। तो शेयर्स और शेयर सर्टिफिकेट्स के बारे में जानते हैं। शेयर सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं? शेयर सर्टिफिकेट्स बेसिकली वो चीज जो कि हम शेयर होल्डर्स को देते हैं, मुबारक हो आप हमारे शेयर होल्डर हैं। शेयर्स क्या है? शेयर्स आपको अपनी बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी का एक पोर्शन नजर आता है जिसमें आपके पास शेयर्स लिखे हुए आ रहे होते हैं। आपके पास दो तीन तरह की चीजें नजर आ रही होती हैं आपको अपनी बैलेंस शीट के अंदर। एक होता है आपके पास ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, एक होता है आपके पास इशूड पेड अप कैपिटल, फिर एक होता है आपके पास फिर एक होता है आपके पास सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, फिर एक होता है आपके पास पेड अप शेयर कैपिटल। तो ये सब मुख्तलिफ तरह के शेयर कैपिटल हैं। लेकिन क्या ये शेयर कैपिटल आज भी एग्जिस्ट करते हैं? तो उसका जवाब है नहीं। ये शेयर कैपिटल होते किस मकसद के लिए? तो देखिए, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल तो वो शेयर कैपिटल है जो आपको एसईसीपी ने अलाउ किया है कि आप मैक्सिमम इतने शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए क्या मतलब सर? अपनी फेस वैल्यू के हिसाब से, अपनी फेस वैल्यू के हिसाब से आप इतने शेयर्स इशू कर सकते हैं। अब वो फेस वैल्यू यूजुअली आजकल आपको जो नजर आएगी वो 10 रुपए नजर आएगी, लेकिन कुछ केसेस में आपको 5 रुपए भी नजर आए और कुछ केसेस में आपको 100 रुपए तक भी नजर आ सकती है। फेस वैल्यू डिपेंड करती है कंपनी टू कंपनी। तो नॉर्मली आपको 10 रुपए की फेस वैल्यू मिलेगी। तो कंपनी क्या करेगी? अपने नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, पता चल जाएगा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो आपको एससीपी शुरू में अलाउ करेगा कि आप कितने शेयर्स क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं मैक्सिमम। जब मैंने शुरू में शेयर्स इशू करने की बात की तो मुझे एससीपी ने लेट से अलाउ करे कि आप इशू करें 1 लाख शेयर्स। 10 रुपए के हिसाब से अगर मेरी फेस वैल्यू है तो मेरा शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड कितना हो जाएगा? 1 मिलियन रुपीज। शेयर्स में पूछा जाए तो 1 लाख शेयर्स, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई 1 मिलियन रुपीज। अच्छा, तो सर फिर इशूड क्या है? इशूड वो है जो मैं 1 मिलियन में से बाहर लोगों को देना चाहूं। तो अज्यूम करते हैं इस 1 मिलियन में से मैंने इरादा किया कि मैं बाहर देना चाह रहा हूं
900,000। अगेन अगर इसका ब्रेकअप चेक करें फेस वैल्यू के हिसाब से, मैं देना चाह रहा हूँ 90,000 शेयर्स। ये तो वो शेयर्स है जो मैंने बाहर इशू कर दिए। जब मैंने बाहर इशू किए तो इस इशू में से कुछ लोगों ने मेरे सब्सक्राइब कर लिए। तो 90,000 में से अज्यूम करते हैं कि 70,000 रुपए, 70,000 शेयर्स सब्सक्राइब हो गए 10 रुपए के हिसाब से। तो मेरे पास आए कितने पैसे, आने कितने पैसे, 700,000। लेकिन यहाँ भी बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये तो लोगों ने पैसे देने का वादा किया जज्बाती होकर, हाँ भाई हम आपके शेयर्स लेना चाह रहे हैं। लेकिन फिर अचानक से उनको याद आया, अरे इतने तो पैसे ही नहीं हमारे पास। तो पेड अप पैसे कितने शेयर्स के आ गए अभी तक, पैसे कितने शेयर्स के आ गए अभी तक, अज्यूम करते हैं पैसे हमारे पास आ गए 50,000 शेयर्स के। तो मेरा शेयर कैपिटल कितना हो गया, 5 लाख। ये सारे काम पहले होते थे, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड, फिर सब्सक्राइब, फिर पेड अप। जब कंपनी लॉ ने अपने आप को सुधारा तो फिर उसने क्या कहा, उसने कहा ये ड्रामेबाजी खत्म करो कि एक बंदा इशू कर रहा है, फिर आप कह रहे हो कि सब्सक्राइब कम हुए हैं, फिर आप कह रहे हो उसमें से पैसे कम किया है। तो क्योंकि आप लोगों ने कंपनी जब बनाई तो उस वक्त आपने एक बात नोटिस करी कि अगर 30 दिनों के अंदर अंदर सब्सक्राइबर ने पैसे नहीं दिए तो हम क्या कहते हैं उनको, हम उनको शेयर होल्डर मानने से इनकार कर देते हैं, वो शेयर्स ही कैंसिल समझे जाते हैं, वो शेयर्स कैंसिल समझे जाते हैं। तो यहाँ पर उस प्रोविजन को कनेक्ट करने की जरूरत है, यहाँ पर उस प्रोविजन को कनेक्ट करने की जरूरत है। उस प्रोविजन को आप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उसको कनेक्ट करने से हुआ क्या, सर एक होगा मेरी बैलेंस शीट के अंदर ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल, एक होगा मेरे बैलेंस शीट के अंदर इशूड भी वही, सब्सक्राइब्ड भी वही, और पेड अप भी वही कैपिटल। तो ये वो अमाउंट है जिसके बदले मुझे पैसे रिसीव हो गए। तो मैं कहूंगा सिर्फ यही लोग हैं मेरे शेयर होल्डर्स, बाकी जितने भी हैं वो सब शेयर्स कैंसिल समझे जाएंगे। और वो मैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी ये बात समझ के आ चुका हूँ। जो बंदा हमारे शेयर्स खरीदेगा, जो बंदा हमारे शेयर्स ले लेगा, हम उसको एक चीज देंगे, उसका नाम होगा शेयर सर्टिफिकेट्स। इसकी कुछ खसूसियात हैं, आप इस शेयर सर्टिफिकेट्स को किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे कि अपना घर किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हो। शेयर्स के बारे में थोड़ी बातें देखते हैं। शेयर्स एंड शेयर सर्टिफिकेट्स हैव सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अ शेयर इज अ फॉर्म ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये किसी घर की तरह नहीं है कि एक जगह रख दिया तो रख दिया, ये क्या है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी है ये। अ शेयर मस्ट बी पेड इन फुल व्हेन इट इज अलॉटेड टू शेयर होल्डर। अभी हमने ये बात समझी कि शेयर्स तो माने ही वो जाएंगे जो आ जाए, जो पैसे आ जाए जिनके। एवरी शेयर शेल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स डिस्टिंक्टिव नंबर। ये क्या बात कर रहा है, होता यह है कि जब भी, जैसे कि डिफरेंट सर्टिफिकेट्स के ऊपर अपने उनके नंबर होते हैं, चेक के ऊपर देखा होगा आपने, हर चेक का एक यूनिक नंबर होता है। ऐसे ही बॉन्ड्स के ऊपर बॉन्ड्स का अपना एक यूनिक नंबर होता है। सिमिलरली शेयर सर्टिफिकेट्स के ऊपर भी शेयर सर्टिफिकेट का अपना एक नंबर होता है, टू आइडेंटिफाई कि इस नंबर का शेयर किसके पास है। अब क्योंकि हम पूरा लॉ पढ़ चुके हैं तो मैं मुख्तलिफ जगहों पर बातें कनेक्ट कर सकता हूँ। हमने हमने चैप्टर नंबर 4 चीफ एग्जीक्यूटिव एंड अदर ऑफिसर के केस में पढ़ा, एक बंदा होता है शेयर रजिस्ट्रार। तो जब वो शेयर रजिस्ट्रार क्या कर रहा होता है, शेयर्स का हिसाब किताब रख रहा होता है। तो मुझे एक बात बताएं, उसे कैसे पता कि मुनीब अख्तर ने कौन सा शेयर खरीदा, या मुनीब अख्तर ने कौन सा शेयर उठाकर बेचा किसी बंदे को, ये बात तो पता ही नहीं चलेगी। तो शेयर रजिस्ट्रार क्या करता है, इन रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जो नंबर होते हैं ना, इससे हिसाब किताब रखता है कि ये शेयर का मालिक आज ये बंदा है, इस शेयर का मालिक आज ये बंदा है।
A certificate issued in physical form under common seal of the company or issued in book entry form shall be main evidence of the title of person to such shares। पहले के दौर में फिजिकल शेयर्स एग्जिस्ट करते थे, तो वो फिजिकल शेयर कुछ इस तरह से दिखता था, इस पर नाम आ रहा होता था आपका, कंपनी की स्टैंप आ रही होती थी और बहुत सारी चीजें उसके ऊपर आ रही होती थी। तो ये एक तरह का सबूत होता था कि आप इस कंपनी के क्या हैं, शेयर होल्डर हैं। लेकिन जब से सीडीसी ने इस सिस्टम को रिप्लेस किया, तो अब कंपनी शेयर इशू करती है सीडीसी के थ्रू। सीडीसी क्या करता है, आपके नाम पर शेयर्स अपने पास इलेक्ट्रॉनिकली रख लेता है और आपके अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर देता है। तो अब सब कुछ कैसे हो रहा होता है, बुक एंट्री फॉर्म में। तो जो सीडीसी काम करता है, आजकल जो काम चल रहा है, उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया, बुक एंट्री फॉर्म में आपके पास शेयर्स रखे जाते हैं। देन हमने एक बात देखी, ऑथराइज्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल कौन सा शेयर कैपिटल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर जो कंपनी इशू कर सके, अमाउंट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल, ये मेमोरेंडम के अंदर हम लोग बता रहे होते हैं। मेमोरेंडम के अंदर आप ये वाला अमाउंट बताते हैं, इससे ज्यादा आप इशू नहीं कर सकते। अगर आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल रीच हो चुका है, आपने 1 मिलियन शेयर्स इशू कर दिए, अब क्या करें, क्या आप मजीद शेयर्स इशू नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मुझे कोई बता सकता है यहाँ पर किस तरीके से आप मजीद शेयर्स इशू करेंगे, किस तरीके से आप मजीद शेयर्स यहाँ पर इशू कर सकते हैं? क्या कोई तरीका है मजीद शेयर्स इशू करने का, या बस खत्म जिंदगी कंपनी की? जवाब जवाब चाहिए मुझे। कंपनी लॉ वाले स्टूडेंट्स, अगर आप लोग जिंदा सलामत हैं, लेक्चर ले रहे हैं, या मोबाइल ऑन करके कहीं रख के जा चुके हैं, इसका सबूत मिलेगा। ऑथराइज शेयर कैपिटल रीच हो गया है, क्या करे कंपनी? बिल्कुल, हम क्या करेंगे, हम मेमोरेंडम क्लॉज के अंदर शेयर कैपिटल, मेमोरेंडम के अंदर शेयर कैपिटल क्लॉज में अमेंडमेंट करेंगे, उसका जो प्रोसीजर हमने ऊपर पढ़ा है हम उसको चेंज करवाएंगे। एसईसीपी से राब्ता कर रहे होंगे, रजिस्ट्रार से राब्ते में आएंगे, जो उसका मेमोरेंडम का पूरा प्रोसीजर है। अगर वो अप्रूव कर देते हैं, तो उसके बाद आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। तो अगर पेपर में सवाल आए, यार एक कंपनी है अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज कराना चाह रही है, आप सोच रहे होंगे सवाल आया है चैप्टर नंबर 5 से, लेकिन वो सवाल आया है मेमोरेंडम में ऑल्टरेशन का तरीका बताओ, मेमोरेंडम में ऑल्टरेशन का तरीका बयान करो। फिर इसके बाद इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स दैट हैव बीन इशूड टू शेयर होल्डर्स, इशूड शेयर कैपिटल में बी लेस देन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बट कैन नॉट एक्सीड इट। हमेशा एक बात याद रखिएगा, ऑथराइज शेयर कैपिटल सबसे ज्यादा होगा, इसके अंदर आएंगे पेड अप शेयर कैपिटल। ऑब्वियस सी बात है, 1 मिलियन शेयर कैपिटल था मेरा, तो मैं 9 लाख रुपए ही इशू कर सकता हूँ, 9.5 लाख कर सकता हूँ, या 1 मिलियन कर सकता हूँ, उससे ज्यादा इशू नहीं कर सकता। अगर कोई कंपनी मेंशन करती है, अब ये अहम बात है, इस पे जरा गौर कीजिएगा। हुआ ये कि जब कंपनी बनी, तो हमने एक काम किया, हमने कहा वाह, ऑथराइज शेयर कैपिटल है 1 मिलियन का, लेकिन अभी तक मैंने कितने पैसे डाले, 5 लाख रुपए, और मुझे लोगों से बिजनेस करना है करोड़ों रुपए का। तो एक काम करता हूं, मैं एक काम करूंगा, मैं अपने दुकान के बाहर लिख दूंगा बड़ा बड़ा कि मेरा ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है, मेरा शेयर कैपिटल कितना है, 1 मिलियन। मैंने ऑथराइज शेयर कैपिटल लिख दिया 1 मिलियन, बहुत बड़ा बड़ा। तो फिर लॉ ने कहा नहीं, बात सुनो, जहां भी क्या करोगे तुम, जहां भी ऑथराइज शेयर कैपिटल का जिक्र करोगे, तुम उसके साथ अपने पेड अप शेयर कैपिटल को भी लिखोगे, पेड अप शेयर कैपिटल को भी लिखोगे, और प्रोमिनेंट पोजीशन इक्वली, जिस तरीके से आपने ऑथराइज शेयर कैपिटल को लिखा है ना, बड़ा बड़ा 16 नंबर का फॉन्ट डिसाइड करके, ऐसे ही आप पेड अप शेयर कैपिटल को भी लिख रहे होगे, ताकि कोई धोखा ना खाए। Any company which makes default in complying with above requirements, every officer who is party to the default shall be liable to a penalty not exceeding level 1। अगर कंपनी ने इस लॉ से कंप्लाई नहीं किया,
और जो ऑफिसर इस चीज के लिए मुजरिम साबित हो गया तो उस बंदे को हम लेवल 1 की पेनल्टी लगा रहे होंगे। फुली पेड शेयर्स, अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल शैल इशू ओनली फुली पेड शेयर्स। हमने ये बात समझी कि अब आज के दौर में शेयर सिर्फ वही माने जाएंगे जिनके बदले पैसे आ जाएं। ऊपर आपको कंपनी लॉ ने टाइम भी दिया हुआ है 30 दिनों का। 30 दिनों के अंदर अंदर शेयर्स के पैसे रिसीव करें अपने शेयर होल्डर से और उनको शेयर सर्टिफिकेट्स इशू कर दें। जो लोग पैसे नहीं देते उनके शेयर्स कैंसिल समझे जाएंगे। उनको जब आप पैसे ले लें तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरीफाई करवाएं इस बात को और हमारे पास रिपोर्ट लाकर जमा करा दें कितने दिनों के अंदर अंदर, 45 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के अंदर अंदर। नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू क्या होती है? दिस इज वैल्यू ऑफ शेयर्स आल्सो कॉल्ड पार वैल्यू, स्टेटेड वैल्यू। ये वो वैल्यू जो कि शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी हुई होती है। क्या जरूरी है कि इसी वैल्यू के ऊपर शेयर इशू किया जाए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये वैल्यू रखी हुई नहीं है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। हमने कहा अगर किसी कंपनी को 1 मिलियन रुपीज जमा करने हैं तो वो क्या बोले, बोले 10-10 रुपए के हिसाब से 1 लाख लोग मेरे पास आओ और हिस्से ले जाओ। तो सब 10-10 रुपए दें और 1 लाख शेयर्स लेकर चले जाएं, मेरे पास 1 मिलियन रुपीज जमा हो जाएंगे। हर बंदा क्या करे, हर बंदा क्या करे, 10 रुपए लाए, ऐसे 1 लाख रुपए मेरे पास, 1 लाख लोग मेरे पास जमा हो गए तो मेरे पास टोटल कितने पैसे आ जाएंगे? 1 मिलियन रुपीज। मेरे पास टोटल 1 मिलियन रुपीज जमा हो जाएंगे। अब ये कैसे डिसाइड करें कि कितने पैसे लाए? तो इसकी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमने एक बात रख ली, दैट इज फेस वैल्यू। लेकिन जाहिर है जब कंपनी बनी, कंपनी ने ग्रो किया, कंपनी ने आगे जाकर काम किया, कंपनी के पीछे नाम बहुत बड़े लोगों का था, तो 1 लाख की जगह आ गए 2 लाख लोग। कितने आ गए? 2 लाख लोग। आ गए 10 लाख लोग। अब सवाल है किसका हक है पहले ये शेयर्स लेने का? तो यहाँ पर कंपटीशन चलता है, बिडिंग प्रोसेस चलता है। तो आगे जाकर इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टस इशू करते वक्त। प्रोस्पेक्टस का जिक्र तो अभी भी आएगा खैर, लेकिन उस वक्त आप लोग ये पढ़ेंगे कि जब आप लोग प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं तो उसका डिटेल्ड प्रोसीजर जो है, जहां पर होता यह है कि कितने अमाउंट के ऊपर शेयर इशू करना है। 10 रुपए बिल्कुल भी नहीं, आप शेयर 20 रुपए पर भी इशू कर सकते हैं। तो ये 10 से 20 कैसे हुआ? वहां पर लड़ाई चलती है शेयर होल्डर्स के दरमियान। लड़ाई चलती है तमीज से, तहजीब से, वो वैसी वाली लड़ाई नहीं, तमीज तहजीब से सिस्टम के थ्रू लड़ाई होती है। जो सबसे ज्यादा प्राइस कोट कर रहा होता है, देन उसका एक पूरी कैलकुलेशन होती है, उसके बाद एक प्राइस फिक्स की जाती है और देन शेयर्स उसके ऊपर इशू कर दिए जाते हैं। तो कहीं अगर आप देखें कि फेस वैल्यू पर शेयर्स इशू क्यों नहीं हो रहा है, शेयर्स तो 20 रुपए पर इशू हो रहा है, तो फिर फेस वैल्यू की तो जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है, फेस वैल्यू इज द अमाउंट स्टेटेड लिंक टू द शेयर होल्डर। दूसरा इसका इस्तेमाल क्या होता है, दूसरा इसका अहम इस्तेमाल होता है, आप लोग वैसे तो अपने क्वेश्चंस के अंदर देखते हैं कि कंपनी ने 20% का डिविडेंड दिया। प्रैक्टिकली भी आप लोग सुनते हो भाई, इस साल हुआ ये कि यूनिलीवर ने, लेट से यूनिलीवर ने दिया 1000% का डिविडेंड, 1000% का डिविडेंड। तो मतलब यूनिलीवर की शेयर प्राइस है 30,000 रुपए, उसने 30,000 के 1000% दिया पर शेयर होल्डर। सर ये तो बहुत ज्यादा शेयर हो गया, मतलब कोई 3 लाख रुपए एक शेयर होल्डर को डिविडेंड मिला है? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ये जो 1000% होता है ये फेस वैल्यू का होता है, पर शेयर होल्डर अगर बात की जाए। फेस वैल्यू, या अगर कंपनी पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो शेयर कैपिटल का, पेड अप शेयर कैपिटल का हम लोग कितना देते हैं? 1000%। जितने शेयर होल्डर्स हैं उनको दे देंगे, तो मतलब 1000%, 10 रुपए के हिसाब से या 100 रुपए के हिसाब से या 5 रुपए के हिसाब से, जो भी कंपनी का क्या है, ऑथराइज्ड फेयर वैल्यू एक तरह की, जो भी उसकी फेयर वैल्यू है। मार्केट वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू जिस पर वो शेयर आज बिक रहा है। तो ये वैल्यू कोई डिसाइड बंदा नहीं करता, ये वैल्यू मार्केट डिसाइड कर रही होती है कि आज ये शेयर कितने का बिक रहा है। अब हम बात करते हैं कि कितने तरह के शेयर्स होते हैं। सर यूजुअली तो हमारे पास बहुत सारे तरह के शेयर्स हैं, हमने पढ़ा, आए उन सारे तरह के शेयर्स को देखते हैं। यहाँ पर आपके पास दो तरह के ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस है।
आपके पास एक है ऑर्डिनरी और एक है प्रेफरेंस शेयर। ऑर्डिनरी शेयर्स वो शेयर्स जो कि क्या होते हैं, बिल्कुल सादे वाले। प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे लोग जिनको हम थोड़े से राइट्स ज्यादा दे देते हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में कुछ डिफरेंशिएशन यहाँ पर आपको नजर आएगी। ये वो लोग होंगे जिनको सबसे आखिर में हिस्सा मिलेगा, जिनको सबसे आखिर में मिलेगा बचा कुचा। प्रेफरेंस वाले वो होंगे जो कि इनका डिविडेंड पहले डिक्लेयर हो रहा होगा ऑर्डिनरी से। जब कंपनी बंद हो रही होगी तो प्रेफरेंस वालों को पहले उनका हिस्सा वापस कर दिया जाएगा। इनका यूजुअली डिविडेंड का हिस्सा फिक्स होता है। तो एक तरह से ये बॉन्ड की तरफ भी जा रहे होते हैं। अगेन प्रेफरेंस के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, उसको अभी हम लोग देख रहे हैं। वाइंडिंग अप के टाइम क्या होगा, ऑर्डिनरी वालों को सबसे आखिर में पैसा मिलेगा, जबकि प्रेफरेंस वालों को पहले पैसा मिल जाएगा। ऑब्वियसली प्रेफरेंस वालों के राइट ज्यादा है, तो प्रेफरेंस शेयर महंगा भी हो सकता है। ऑर्डिनरी के अंदर डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं बेस्ड ऑन देयर वोटिंग राइट्स, based on their paid up shares, based on their entitlement of rights, bonus shares। इस तरह के हिसाब से क्लासेस बन सकती हैं कि क्लास ए के शेयर्स, क्लास बी के शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर के अंदर जो क्लासेस बनती हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं, वो हम लोग पढ़ के भी आए। प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर आप लोगों के पास क्लासेस बन रही होती हैं। एक तो आपके पास होता है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। आपके पास होता है रिडीमेबल, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आपके पास होते हैं कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो इन सब में क्या डिफरेंस होता है सर? क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में एक बेहतरीन निशानी ये है कि यहाँ पर डिविडेंड जमा हो रहा होता है या नहीं जमा हो रहा होता। मतलब अगर किसी साल कंपनी के हालात बुरे हैं, अगर किसी साल कंपनी के हालात बुरे हैं और उसने कहा भाई प्रेफरेंस वालों आपसे वादा तो किया है हमने आपको डिविडेंड देंगे, तो इसका मतलब आज हमारे पास पैसे नहीं है, आप कल मुझसे 2 सालों के पैसे ले लीजिएगा। तो दैट इज बेसिकली क्या, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, जिनको अगर किसी साल डिविडेंड नहीं मिला तो उनका हिस्सा हम लोग अलग करके रख देंगे अगले साल। फिर कुछ लोग आते हैं जिनको हमने कहा यार देखो इस साल पैसे नहीं है तो इस साल आपको नहीं मिलेगा, दैट इज नॉन क्यूमुलेटिव। रिडीमेबल इरिडीमेबल, सर ये ऐसे शेयर्स होते हैं, ये ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको हम लोग इनके जो अमाउंट होता है, बेसिकली आप उसको फेस वैल्यू कहें, फेस प्रेफरेंस शेयर्स की, वो हम लोग इनको एक सर्टेन टाइम बाद वापस कर देते हैं। तो बॉन्ड्स की तरह से ये वाली डीलिंग होती है कि आप आज 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर लें, 5 सालों तक हमसे इतना डिविडेंड लीजिएगा, 5 सालों बाद आकर हमसे अपना अमाउंट वापस ले लीजिएगा और हमें अपना प्रेफरेंस शेयर वापस दे दीजिएगा। तो जब आपको आपकी फेस वैल्यू वापसी का वादा हो जाए तो दैट इज बेसिकली रिडीमेबल और इररिडीमेबल। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल क्या होते हैं, ये शेयर्स आपके बेसिकली कन्वर्ट हो जाते हैं एक सर्टेन टाइम बाद, किसके अंदर, ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर, ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर, या फिर ये कन्वर्ट नहीं होते। तो ये बेसिकली कुछ क्लासिफिकेशन है प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर। वेरिएशन इन शेयर कैपिटल, सर क्या मैं शेयर कैपिटल के अंदर चेंजिंग कर सकता हूँ? क्या मैं शेयर कैपिटल के अंदर चेंजिंग कर सकता हूँ? शेयर कैपिटल के अंदर आप चेंजिंग कर सकते हैं, किस तरीके से, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑल्टरेशन करवाकर थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर वेरिएशन के नतीजे में किसी स्पेसिफिक क्लास के राइट्स अफेक्ट हो रहे होंगे, तो ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस स्पेसिफिक क्लास के लोगों की 3/4 मेजोरिटी से भी इजाजत लेंगे। तो जो मैंने एग्जांपल दी थी, क्लास में 90 लोगों ने हामी भरी कि हाँ भाई इन 10% लोगों को गला दबा दो। मैंने कहा ठीक है तुम जरा बाहर निकलो 90%। और मैंने 10% लोगों से पूछा क्या मैं आप लोगों का गला दबा दूं? तो बोला सर क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं? तो फिर जब 10% अपने गला दबाने पर राजी नहीं है, तो क्या मैं बाकियों के कहने पर उनके साथ ज्यादती करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इंसाफ का तकाजा ये
नहीं है। इसीलिए लॉ ने भी इंसाफ का तकाजा किया कि 3/4 मेजोरिटी ऑफ दैट क्लास अप्रूव्स दैट वेरिएशन। तो आप लोग शेयर कैपिटल में वेरिएशन करेंगे ऐसी नौयत की जिसकी वजह से किसी अफेक्टेड क्लास के राइट खराब हो रहे हों। राइट टू चेंज द वेरिएशन इन राइट्स, any members of affected class representing at least 10 shares or 10% shares of that class may apply to the court for an order against resolution। ये एक लंबी सी बात है। इसको याद करने के लिए मैंने स्टूडेंट्स को एक तरीका बताया हुआ है। वो तरीका क्या है? वो तरीका है कि लॉ में जगह जगह आपके साथ एक कहानी मिलेगी आपको देखने के लिए। क्या? अगर 10% लोग 30 दिनों के अंदर अंदर कोर्ट के पास जाएं और कोई बात साबित कर दें कि भाई हमारे साथ ज्यादती हुई है या हमें सारी बातें नहीं बताई गई थी, तो कोर्ट आपकी बात के ऊपर एक्शन ले लेगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। 10% लोग 30 दिनों के अंदर अंदर अदालत के पास जाएं तो ये काम हो जाएगा। एक और जगह कहाँ पड़ी है सर? लिस्टेड कंपनी के केस में मीटिंग करवाने की बारी आई तो जो शेयर होल्डर किसी दूसरे शहर में थे, तो उसमें से अगर 10% लोग 7 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को ये बोल दें कि हमें भी आपकी मीटिंग ज्वाइन करनी है, तो कंपनी उनको इंतजाम करवा देगी। तो आपने 10% 30 दिन कोड अपने ध्यान में एक पॉइंट रखना है इस चीज को समझने के लिए। हुआ ये हुआ ये कि आपके 3/4 मेजोरिटी ने अप्रूव कर दिया किसी तरीके से। 3/4 मेजोरिटी ने अप्रूव कर दिया, मतलब 75% लोगों की मेजोरिटी की जरूरत थी, उन्होंने अप्रूव किया और ये चीज पास हो गई। लेकिन अब सोचें 25% लोगों का हक अभी भी मारा गया। क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनके सीने में दिल नहीं है? क्या उनकी बात की कोई अहमियत नहीं है? बिल्कुल है। तो आपको लॉ ने एक रास्ता बताया कि वो 25% लोग परेशान ना हो। अगर उस 25% में से कम 10% लोग भी जमा हो, 30 दिनों के अंदर अंदर कोर्ट के पास जाएं और इन दोनों में से कोई एक बात साबित कर दें। कौन सी बात? ये बात कि कंपनी ने उनसे कुछ बातें छुपाई थी। कंपनी withheld certain facts that could lead towards non passing of resolution while getting the resolution passed। तो रेजोल्यूशन पास करवाया कैसे कंपनी ने? धोखा देकर। कैसा धोखा दिया? कोई जरूरी बात जो बतानी चाहिए थी, अगर पता होती तो ये रेजोल्यूशन कभी पास नहीं होता। हमसे ये बात छुपाई गई और इस बुनियाद पर ये रेजोल्यूशन पास करवाया गया। या तो आप ये बात साबित कर दें, या फिर आप ये बता दें कि ये जो भी अमेंडमेंट आपको नजर आ रही है ना शेयर कैपिटल में, ये हम लोगों के लिए हार्मफुल है, बहुत गलत है। इन दोनों में से आप कोई भी बात साबित कर दें तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट इस बेसिस के ऊपर इस वेरिएशन को क्या कर देगा? वॉइड करार दे देगा। इस पूरी की पूरी मीटिंग को ही वॉइड करार दे देगा कि ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है इसको खत्म करो। कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। A copy of court order shall be filed to be registrar within 15 days। 15 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को ये कोर्ट का ऑर्डर क्या करना है? रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवा देना है। क्योंकि याद करें, हमने तो एक तरह से ऑल्ट्रेशन करवा ली, रजिस्ट्रार को ही बता दिया, और फिर मेंबर्स ने ये वाली हरकत करी। तो रजिस्ट्रार को तो पता ही नहीं है बैक एंड पे ये सब कुछ चल रहा है, वो तो आपके शेयर कैपिटल को चेंज करके बैठा हुआ है। तो काइंडली 15 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को जरूर बता दीजिएगा कि हमारे साथ यहाँ पर थोड़ा सा खेल खराब हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि आप क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं? क्या सिर्फ फेस वैल्यू चेंज कर सकते हैं? क्या क्या सिर्फ ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ा सकते हैं? हम क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं, आइए जरा उसको समझते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन हो जाए तो अपने शेयर कैपिटल क्लॉज को चेंज कर लेगी। अब जरा गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर कि क्या बोल रहा है। असल में शेयर कैपिटल होता तो मेमोरेंडम में, तो आर्टिकल्स की बात कहाँ से आ गई? अगर आपके आर्टिकल्स में मना किया हुआ है, आर्टिकल्स बेसिकली वो किताब है जिसकी बुनियाद पर आप कारोबार करते हो, और आपने आर्टिकल्स में शुरू में लिख दिया था कि हम अपने शेयर कैपिटल में चेंजिंग नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप चेंजिंग नहीं कर सकते। आप चेंजिंग नहीं कर सकते तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आर्टिकल्स को अमेंड करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रार के पास जाकर पूरा वो प्रोसीजर वगैरह फॉलो कर लेंगे। देन उसके बाद मेमोरेंडम में अमेंडमेंट करवाएंगे शेयर कैपिटल क्लॉज से रिलेटेड। अब क्या क्या चेंजिंग हो सकती है? आप शेयर कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, आप शेयर कैपिटल को कम कर सकते हैं। अगेन
ये कौन से शेयर कैपिटल की बात हो रही है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कौन से शेयर कैपिटल की बात हो रही है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की बात हो रही है। तो मैं किस किस तरीके से चेंजिंग कर सकता हूँ? मैं किस किस तरीके से चेंजिंग कर सकता हूँ? अब मुझे एक बात बताइए, ये हैं शेयर्स, इनको मल्टीप्लाई किया फेस वैल्यू से, और मेरे पास आंसर आ गया क्या? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल, ये शेयर्स कौन से वाले हैं? जो इनिशियली मुझे एसएससीपी ने ऑथराइज करके दिए, मेरे मेमोरेंडम में लिखे हुए हैं। अब मुझे इसमें अमेंडमेंट करनी है, जरा गौर कीजिएगा, मुझे इसमें अमेंडमेंट करनी है। तो अमेंडमेंट करने के मेरे पास क्या तरीके हैं? देखें सर, मेरे पास 100 शेयर्स हैं, 10 रुपए के हिसाब से कितना ऑथराइज शेयर कैपिटल? 1000। इस 1000 रुपए को चेंज करने का क्या तरीका है? आप 1000 को 900 नहीं कर सकते डायरेक्टली। आप क्या कर सकते हैं? नंबर वन, आप अपने शेयर्स को कम कर सकते हैं, लेट से 90, और इसको एज इट इज फिक्स रखेंगे, तो कितना हो जाएगा? 900। एक तरीका ये। आप इसको कम भी कर सकते हैं और फिर इसको जाहिर है बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं इसको बढ़ाकर 100 रुपये, 110 रुपये भी कर सकता हूँ। ये एज इट इज रहेगा, और मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1100। तीसरा सिनेरियो, या तो मैं इसको छेड़ लेता हूँ, या फिर मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने 10 रुपए को कम करके कर दिया, लेट से 5 रुपए, या फिर मैंने इसको बढ़ा दिया, और मैंने इसको बढ़ाकर कर दिया 15 रुपए। इसको फिक्स रखा मैंने। सही है? ये वाली बात समझ में आ रही है? एक चेंज ये हो गया, एक चेंज ये हो गया। अब जरा इन चेंजेस को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें आपने क्या क्या चेंजेस किया। अब किताब ने आपको इस चेंजेस का नाम दे दिया, तो अक्सर क्या होता है बच्चे को, जब वो चेंजेस पढ़ता है ना, डायरेक्टली उसको समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। हमने इस चेंजेस को 4 केसेस में ब्रेक कर दिया कि यही दो चार पॉसिबिलिटीज हैं इस शेयर कैपिटल को चेंज करने के लिए। पहले केस के अंदर मैंने क्या किया, मैंने अपने ऑथराइज्ड शेयर्स कितने थे? 100, उसको कम करके कितना कर दिया? 90 कर दिया। इसको लॉ कहता है, इसको लॉ कहता है कैंसिलेशन। क्या कहता है? आपने 100 शेयर्स अपने लिए ऑथराइज करवाए थे, लेकिन आपने कितने पर ले आए? उस ऑथराइज करवाए हुए को 90 के ऊपर ले आए। तो आपने बाकी के 10 शेयर्स क्या कर दिए? बाकी के 10 शेयर्स आपने क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए। तो लॉ इसको नाम देता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। ठीक है? यहां पर आप एक केस पढ़ेंगे, कैंसिल द पार्ट ऑफ इट्स ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल which has not been paid up till the date of cancellation। ठीक है? एक ये केस हो गया। दूसरा सिनेरियो जो हमने बात करी, कि मुझे अगर मजीद शेयर्स इशू करने हैं, मुझे मजीद शेयर्स इशू करना है। अच्छा, इस केस में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि दिस अमाउंट कैन नॉट बी डिक्रीज फ्रॉम पेड अप कैपिटल। मुझे एक बात बताएं, वो शेयर्स जिनके बदले पैसे आ चुके हैं, क्या आप उनको कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो अगर आपका पेड अप कैपिटल लेट से 70 रुपीज है, तो आप मैक्सिमम 30 शेयर कैंसिल कर सकते हैं। 70 के अंदर एक भी शेयर कैंसिल मत कीजिएगा, क्योंकि उसके बदले के पैसे आपके पास आ चुके हैं। तो आप कैंसिल कर सकते हैं कहां तक? जो शेयर्स के पैसे अभी तक नहीं मिले हैं आपको। ठीक है? दूसरा मेरे पास सिनेरियो है कि अज्यूम करें मेरे 100 के 100 शेयर्स क्या हो गए?
मेरे 100 के 100 शेयर इशू हो गए। अब क्या करूं सर, ये तो मसला हो गया, 100 के 100 शेयर इशू हो गए। इस सिनेरियो के अंदर आप क्या करेंगे, आप मजीद शेयर इशू करना चाह रहे हैं तो आप मेमोरेंडम में चेंजिंग करवाएंगे और बोलेंगे मेरे ऑथराइज शेयर्स काइंडली 10 से बढ़ाकर 100 से बढ़ाकर 110 कर दीजिए, मुझे मजीद शेयर्स इशू करने हैं। तो यहाँ पर आप क्या करवा लेंगे, इंक्रीज करवा लेंगे। तो आप बिल्कुल इंक्रीज करवा सकते हैं। तो इसको मैंने क्या नाम दिया, इंक्रीज करवा लिया शेयर में। ठीक है, ये दो सिनेरियो समझ में आ गए। तीसरा सिनेरियो है मेरे पास कि मैंने फेस वैल्यू को कम कर दिया, फेस वैल्यू को कम कर दिया। अच्छा, इस फेस वैल्यू को कम करने वाले एग्जांपल के अंदर मैं इसको जरा चेंज करूंगा ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, अब फेस वैल्यू में चेंजिंग क्या होती है सर, ये तो आपने कहीं पढ़ा है नहीं, आप ये बात पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ चुके हैं सर? जब हम बात कर रहे थे SOCIE की, जब हम बात कर रहे थे अर्निंग्स पर शेयर की, तो वहां पर आपने दो लफ्ज सुने होंगे, कंसोलिडेट, कंसोलिडेट करना और फिर स्प्लिट करना शेयर्स को। तो जरा मुझे एक बात बताएं, थोड़ी देर पहले आपका शेयर कैपिटल था 1000, उसको आपने कम करके कितना कर दिया, 500। तो जरा गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक बंदा जिसके पास मैंने यहाँ पर क्या किया, एक बंदा जिसके पास 10 रुपए का शेयर था, मैंने कहा आज से तुम्हारे एक शेयर की प्राइस हो गई कितनी, पीछे बैक पे अमाउंट कितना हो गया, 5। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने उसका ये अमाउंट 5 कर दिया, अगर मैंने उसका ये अमाउंट 5 कर दिया, तो क्या मतलब, उसने दिए मुझे 10 रुपए थे, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि उसके कितने पैसे हैं, 5 रुपए। क्या ये उसके साथ जस्टिफाइड हुआ है, क्या ये उसके साथ जस्टिफाइड हुआ है? जवाब दें। मैंने अगर फेस वैल्यू कम कर दी, तो उस बेचारे ने मुझे दिए 10 रुपए थे, और अब आप कह रहे हैं उसके सिर्फ 5 रुपए हैं आपके पास, क्या उसके साथ जस्टिफाइड हुआ है? नहीं सर, उसके साथ तो जस्टिफाइड नहीं हुआ। तो अगेन यहाँ पर आपको एक चेंजिंग करनी पड़ेगी, और वो चेंजिंग क्या होती है, फॉर मैथमेटिकल पर्पज समझ आ रहा हूँ। आप क्या चेंजिंग करेंगे, इसको 200 करेंगे। तो अल्टीमेटली आपने अपने शेयर्स बढ़ा दिए, किस तरीके से, फेयर वैल्यू कम करके, फेस वैल्यू कम करके। तो क्या मेरा ये अमाउंट चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं, ये कितना हो जाएगा, वापस से 1000 ही रहेगा। दोबारा से दूसरा सिनेरियो, दूसरे सिनेरियो के अंदर मैंने क्या किया, दूसरे सिनेरियो के अंदर मैंने शेयर्स की वैल्यू डबल कर दी, शेयर प्राइस डबल कर दी। तो एक बंदा जिसने 10 रुपए दिए थे, आप कह रहे हैं उसको बैठे बैठे 10 रुपए का फायदा हो गया, बैठे बैठे 10 रुपए का फायदा। ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। हमने हमने इसको कम करके कितना कर दिया, 50। तो अगेन 50 मल्टीप्लाई बाय 20, आंसर अब भी वही आएगा, 1000 रुपए। तो क्या इस बात का मतलब ये था कि हमने किसी का फायदा किसी का नुकसान कर दिया? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर मैंने जस्ट क्या काम किया, मैंने एक फिगर को कम करा और दूसरे फिगर को बढ़ा दिया। सिमिलरली यहाँ पर एक फिगर बढ़ाई और दूसरी फिगर को कम कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों सिनेरियोस को कहते हैं कंसोलिडेट करना और स्प्लिट करना। अब इसमें कंसोलिडेट कौन सा है, कंसोलिडेट का मतलब, एक बंदा जिसके पास 10 रुपए का शेयर था, एक दूसरा था 10 रुपए का, मैंने कहा मुबारक हो, आज से तुम्हारे दोनों शेयर, दोनों कागज की जगह मैंने क्या कर दी, खत्म कर दी, और अब से तुम्हारे पास एक कागज होगा, उसकी वैल्यू होगी 20 रुपए। दिस इज नोन एज कंसोलिडेशन। तो ये कौन सा सिनेरियो है, ये वाला, कंसोलिडेट कर देना। एक बंदा था, उसके पास 10 रुपए का शेयर था, मैंने कहा मुबारक हो, आज से तुम्हारे एक पर्चे को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, 5 और 5 के दो होंगे तुम्हारे पास। तो दिस इज नोन एज स्प्लिट कर देना, फाड़ देना, स्प्लिट कर देना शेयर्स को। तो ये आपके पास चार सिनेरियोज हैं, किस चीज के लिए, शेयर कैपिटल को चेंज करने के लिए। नंबर 1 आप कैंसिल कर सकते हैं, नंबर 2 इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर 3 स्प्लिट कर सकते हैं, नंबर 4 आप कंसोलिडेट कर सकते हैं शेयर्स को।
ये एक इस चैप्टर की थोड़ी टेक्निकल डिस्कशन थी। अगर इसमें से कोई भी बात आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? लाइबा, मोहम्मद, नकाश एंड इंस्टाग्राम यूजर। ये इंस्टाग्राम यूजर साहब जो है, ये काइंडली अपना नाम लिखना पसंद करेंगे? इंस्टाग्राम यूजर कौन होता है भाई? इंस्टाग्राम यूजर तो गालिबन तब आता है जब कोई आपको ब्लॉक कर देता है, तो उसके नाम की जगह लिखा होता है इंस्टाग्राम यूजर। ओह, अच्छा, ठीक है। सर आपको भी किसी ने ब्लॉक किया है? क्या सवाल कर लिया मोहम्मद। ऐसी बातें पूछा नहीं करते यार। मुझे एक बात बताओ, जब उसे पता चलेगा कि उसने मुझे ब्लॉक किया है, तो फिर से पछतावा नहीं होगा? इतनी हिम्मत है उसमें कि कोई ब्लॉक कर सके? हैं? बस देखो, जब एहसास होगा, उसे पता चलेगा कि उसने ब्लॉक किसको करा है, सोचो क्या गुजरेगी। ठीक है। तो नहीं भाई, वो वैसे ही मैंने उस पर देखा था, कुछ गलत नहीं समझना यार, क्या हो गया। वो नहीं, रील्स वगैरह पे आ रहा होता है इंस्टाग्राम यूजर लिखा हुआ होता है, तो मतलब ब्लॉग, तो वहां से मुझे आइडिया हुआ, अच्छा ये चक्कर भी होता है। भरोसा रखो, इतने बुरे दिन भी नहीं आए क्या मतलब लोग ब्लॉक करेंगे अब। अच्छा। क्लास बोरिंग हो रही थी, हाँ हाँ बिल्कुल। सर आप हो चुके हो ब्लॉक? अरे, पूछ रहे हो नकाश, बता रहे हो? आपकी आंख लग गई थी? कहाँ पर आंख लग गई थी भाई? ये आंखें जरा बचा के रखा करो, इधर उधर लगाने से थोड़ा एहतियात किया करो। अक्सर आंख लगना बहुत महंगा पड़ जाता है। पूछ रहे हो कि मैं ब्लॉक हो चुका हूँ? बड़ा खतरनाक सवाल कर रहे हो। नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई हरकत भी नहीं की किसी के साथ कि उसको मजबूरन ब्लॉक करना पड़े। देखो, इससे पहले आपको सामने वाला ब्लॉक करे और आपको इंस्टेंसेस नजर आ रहे हैं, आपको इंस्टेंसेस नजर आ रहे हैं कि सामने वाला आपको ब्लॉक कर सकता है, तो इससे पहले कि वो ब्लॉक करे आप ही उसे ब्लॉक कर दो। क्या ख्याल है? लेकिन सर लोग तंग आ जाते हैं। बहुत गहरी बात करती नकाश। लोग बिल्कुल तंग आ जाते हैं। तो देखो, जब आपको लगे ना कि आप किसी की जिंदगी में हर्डल बन रहे हो, और लाइक से कि वो आपसे तंग आ रहा है, वो आपसे इरिटेट हो रहा है, तो इससे पहले कि वो आपको धक्का दे के निकाले, खुद ही उसकी जिंदगी से चले जाओ। बिलीव मी, अगर आपकी जगह ऐसी होगी कि उसको कमी महसूस होनी है, तो अल्टीमेटली आपके जाने के बाद जरूर ऐसा होगा कि उसे एहसास होगा, और फिर उसको वो कमी महसूस हो रही होगी। लेकिन अगर आपकी उसकी जिंदगी में जगह होगी नहीं सामने वाले के, तो फिर भले आप कुछ भी कर लो, वो इरिटेशन जायज थी। और अच्छा हुआ आप सही वक्त पर निकल गया, वरना वो धक्का देकर निकाल देता। तो उस महफिल में रुकना ही नहीं चाहिए जहां पर हमें रिस्पेक्ट ना मिले। क्या ख्याल है?
सर इतनी नॉलेज कहाँ से आई आपके पास? हमारे पास तो नहीं है। तजर्बे कम है ना आपके पास। तजर्बे कम है ना आप लोगों के पास, तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में मूव करेंगे, तजर्बे मिलते चले जाएंगे, लोगों से इंटरेक्शन होगी, तो जाहिर है नॉलेज अपडेट होती जाएगी आपके पास। तजर्बे जीरो हैं, आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, लें तजर्बे आप लोग। सर सीलॉ को छोड़ें, इस टॉपिक पर सेशन शुरू कर लें। आई कैप को भी एडवाइस कर देते हैं कि आई कैप क्या करे, पेपर भी इसी के ऊपर बना ले। आई कैप को एडवाइस करते हैं इसके ऊपर पेपर बना ले। सर ये आप हमें तो एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन आप खुद अपने बारे में बता रहे हैं शायद। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ क्या? मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ? बताओ तो सही मोहम्मद। ओ, जिंदगी से खुद निकल जाने वाली बात, हाँ बिल्कुल यार, मैं यही कहूंगा। और ये किसी मतलब उस सेंस में मत लेना, गलत सेंस में, लेकिन मैं वैसे ही जनरली भी कि भाई अगर कोई दोस्त भी है हमारा और वो दोस्त हमसे बेजार है, अक्सर होता है भाई ये बंदा नहीं मुझे पसंद आ रहा मेरा दोस्त, ठीक है, वो आपको ना आपको कहीं अपने साथ बिठा रहा है, ना आपको मुंह लगा रहा है, तो अगर आपको ये चीज नजर आ रही है तो यार इससे बेहतर खुद ही हट जाओ उस जगह से। तो हाँ, हमेशा ये बात याद रखना, उस महफिल में हम नहीं बैठेंगे जहां पर हमारी इज्जत नहीं। तो कभी उस महफिल में मत बैठना जहां पर इज्जत ना हो। 8 मिनट बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी। कोई बात नहीं, दूसरी मीटिंग भी शुरू हो जाएगी। घर में कैसे रहें फिर? देखिए घर में रहना मजबूरी है, आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, और घर वाले कोई वो थोड़ी, मतलब वो आपसे तंग थोड़ी आए हुए होते हैं। जी लाइबा, आपके भी कमेंट्स नहीं है, खैरियत तो है? हम हैं यहाँ पर क्लास में या हम मोबाइल रख के जा चुके हैं? सर आंखों में आंसू आ गए। जी लाइबा, कोई कमेंट्स दें काइंडली। आंखों में आंसू आ गए। अरे इतनी सी बातों पर आंखों में आंसू आ गए? मैं बात कर रहा हूँ, मुझे मेरी आंखों में आंसू नहीं आए। लड़की लोगों का ये ऑप्शन लड़कों के पास भी है ना काश, आजकल कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो आजकल लड़कियों को इंडिपेंडेंट वुमेन बनना है, आपको इससे अच्छा ऑप्शन और क्या चाहिए? एक इंडिपेंडेंट वुमेन होगी, उसका दिल खुश, आप शादी करो, उसके घर में जाकर रहो, टेंशन की बात ही नहीं है। ये ऑप्शन तो लड़कों के पास भी है आजकल, पहले नहीं होता था, आजकल बहुत कॉमन है। तो अगर आप ऐसा कोई ऑप्शन ऑप्ट करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो उसका भी दिल खुश कि वो इंडिपेंडेंट वुमेन। लोग क्या बोले, अरे लोग बोलेंगे देखो कितना अच्छा मर्द है अपनी बीवी की, ये तो फेमिनिस्ट है, ये तो अपनी बीवी को सपोर्ट करता है, वो काम करती है, एंड सो ऑन, अप्रिसिएशन मिलेगी आपको। क्या ख्याल है? क्या जरूरत है सीए बीए करने की? अच्छा जी, तो हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। 10 बजे क्लास ऑफ होगी ना सर? हरीमा आप आती बाद में हैं, क्लास ऑफ होने की सवाल पहले करती हैं। अभी पढ़ने तो दे, हमने तो पढ़ा ही नहीं अभी एक चैप्टर भी पूरा। अच्छा, तो अब हमारे पास अगला चैप्टर, बेसिकली वही चैप्टर चल रहा है अभी तो। उस चैप्टर के अंदर हमारे पास डिस्कशन हुई हुई है किसके ऊपर? प्रोस्पेक्टस एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सर ये क्या है प्रोस्पेक्टस एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस? मैंने शेयर कैपिटल इशू कर दिया, शेयर कैपिटल बनाया, इशू कर दिया, लेकिन सर बात ये आई
कि मुझे जनरल पब्लिक को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना है। मुझे जनरल पब्लिक को अपनी कंपनी के अंदर इन्वॉल्व करना है। यहां से जरूरत शुरू हुई किस चीज की? प्रोस्पेक्टस की। यहां से जरूरत शुरू हुई किस चीज की? प्रोस्पेक्टस की। जब आपने ये बात बोली कि मुझे अपनी कंपनी के अंदर जनरल पब्लिक को भी इन्वॉल्व करना है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप किसी को भी जाकर बोलो कि यार मुझे इतने पैसे दे दो, उन्होंने कहा अरे अकाउंट नंबर दो मैं भी ट्रांसफर करता हूँ। ऐसे नहीं होगा। आप क्या करेंगे? आप अपना एक इश्तिहार बनाएंगे। उस इश्तिहार के अंदर अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि मैं क्या करता हूँ, 100 रुपए कमाता हूँ लेकिन लिखूंगा 1 अरब रुपए। ऐसा झूठ मत लिखिएगा सर, मार पड़ेगी लॉ की तरफ से। तो प्रोस्पेक्टस इज द वो डॉक्यूमेंट जो आप अपने अपकमिंग शेयर होल्डर्स या जनरल पब्लिक को दे रहे होते हैं, जो फ्यूचर में आपके बिजनेस का पार्ट बनेंगे, ताकि वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो अब ऑब्वियसली इस प्रोस्पेक्टस के डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर लोग आपको लाखों करोड़ों रुपए दे रहे हैं। तो इस प्रोस्पेक्टस का सही होना, कब जमा करवाना है, कैसे इशू होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट, क्योंकि जाहिर है देखिए जब एक लॉ ने आपको रास्ता बताया है ना, तो लॉ आपको उस रास्ते पर चलने का तरीका भी बताएगा। वरना लोग क्या करेंगे, मैंने एक बात बताई आपको हमेशा, कि लोग क्या करेंगे, उस एक लूप होल का फायदा उठाएंगे और सारे का सारा काम खराब हो जाएगा। अब इस लूप होल का फायदा उठाने की एक बेस्ट एग्जांपल आपको बताऊं। आप लोगों ने एक नाम सुना हो शायद, स्कैम 1992। स्कैम 1992 जो मूवी है, वो बेसिकली एक रियल लाइफ सिनेरियो पर बनी है। स्कैम 1992 हुआ था एक, किसने किया था? हर्षद मेहता ने। उस वक्त होता क्या था? उस वक्त होता ये था कि जितने भी बैंक्स है ना, वो आपस में पैसे एक्सचेंज करते थे। अज्यूम करते हैं एक है एलाइड बैंक, एक है यूबीएल। इन दोनों को एक दूसरे से पैसे एक्सचेंज करने, लेट्स से एलाइड बैंक ने लोन दिया यूबीएल को। ये कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को अब समझ में आता होगा कि बैंक्स को भी पैसों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जाहिर है किसी बैंक के पास डेट्स बढ़ गए, मतलब उन्होंने ज्यादा पैसे लैंड आउट कर दिए, तो उनके पास कैश की शॉर्टेज हो गई। अब मजीद कोई बंदा लोन लेने आया तो उसके पास पैसे नहीं है। एलाइड बैंक के पास पैसे पड़े हुए हैं। अब क्या करें? इस केस के अंदर इस केस के अंदर एलाइड बैंक क्या करेगा? यूबीएल को कुछ पैसे दे देगा। यूबीएल को कुछ पैसे उधार पे दे देगा, लेट से 100 करोड़। अब उधार पर पैसे देगा और उससे कुछ सिक्योरिटी के तौर पर चीजें ले लेगा। ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कॉमन है और आज भी होती है। पहले क्या होता था, ये जो पैसे हम भिजवा रहे हैं ना किसी को, ये हम देते थे ब्रोकर को। एबीएल क्या करेगा? हर्षद मेहता के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा। हर्षद मेहता ढूंढेगा किसको पैसे देने हैं। वो ढूंढता रहेगा, जैसे ही एक यूबीएल जैसा बैंक मिला, फौरन से उसके साथ डील करेगा, कितने इंटरेस्ट रेट पर दे रहे हो क्या वो, और फौरन से उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर। जितने दिनों तक डील नहीं हुई, वो पैसे किसके अकाउंट में पड़े हुए हैं? ब्रोकर के अकाउंट में। ये था लूप होल। वहां के स्टेट बैंक, जिसको कहते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनका ये कानून था उनका ये कानून था कि जब भी, पहले मना था ये, मतलब इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई भी थी, लेकिन हुआ क्या कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली लोग क्या करने लगे, ब्रोकर के अकाउंट में पैसे डाल देते थे। अब ब्रोकर के अकाउंट में पैसे डालना इज वेरी रिस्की एलिमेंट। आपका ब्रोकर अगर उन पैसों को मिस यूज कर ले, उन पैसों को डिफॉल्ट कर दे, तो आप कहाँ से देंगे? वो कुछ 100-200 रुपए की बात थोड़ी है, वो तो करोड़ों की, बिलियंस की बात है। आज के बिलियंस भी नहीं, उस वक्त के बिलियंस। तो अब क्या करें सूरत में? तो आरबीआई ने गाइडलाइंस निकाली कि जब भी एबीएल यूबीएल को पैसे देगा तो वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा और किसी सिक्योरिटी की बुनियाद पर करेगा। लेकिन ब्रोकर्स की एक प्रैक्टिस बनी हुई थी, तो वो इस बात को नहीं मानते थे। वो क्या करते थे? ब्रोकर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करते थे और फिर बैंक को देते थे। ये था एक लूप होल जो इंडिया में उस टाइम पर चल रहा था, और इसी का फायदा ना सिर्फ इस ब्रोकर ने बल्कि बहुत सारे ब्रोकर्स ने उठाया था। बस एक्सपोज ये बंदा हुआ, लेकिन उस टाइम पर बहुत सारे लोग ये वाला काम कर रहे थे। तो ये स्कैम्स होने लगते हैं अगर लॉ आपको प्रॉपर गाइडलाइन ना दे। तो प्रोस्पेक्टस में भी ऐसे स्कैम हो सकते हैं। लोग क्या करेंगे, एक डिटेल प्रोस्पेक्टस बनाएंगे, उसको किसी वेबसाइट के कोने में रख देंगे, भाई लॉ ने कहा था रख दो, हमें रख दिया। नहीं, उस ये वो होना चाहिए जिस बुनियाद पर आप लोगों से पैसे ले रहे हैं। अगर आप लोगों को एक पैम्फलेट दिखा रहे हैं कि मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छी है, तो उस पैम्फलेट पर कोई रेफरेंस आना चाहिए कि जाकर यहाँ पर मेरा प्रोस्पेक्टस देख लो। इन सब का मकसद ये है कि आप किसी को धोखा ना दें।
तो प्रोस्पेक्टस क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। Any document described or issued as a prospectus and includes any document, notice, circular, material, advertisement, offer for sale document, publication or other invitation offering to the public or inviting offers from public for the subscription or purchase of any securities of a company, body corporate or entity other than deposits invited by bank and certificate ऑफ इन्वेस्टमेंट, बस ये एक्सेप्शन है। हम उन चीजों को हम प्रोस्पेक्टस किसे बोलेंगे, हम प्रोस्पेक्टस बोलेंगे प्रोस्पेक्टस को, या कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई नोटिस, कोई सर्क्यूलर, कोई मटेरियल, कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट, कोई पब्लिकेशन का डॉक्यूमेंट, कोई इनविटेशन वगैरह, हम इन सबको क्या बोलेंगे, हम इन सबको प्रोस्पेक्टस बोलेंगे, जिसमें हम जनरल पब्लिक को बुला रहे हो कि आओ आकर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। अदर देन, अगर आपने कहीं पर ऐड लगा हुआ देखा कि यूबीएल कह रहा है हम बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट ऑफर करें, हमारे बैंक में आकर पैसे रखवाएं, तो सर ये प्रोस्पेक्टस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैंक आपसे इन्वेस्ट नहीं करवा रहा अपने पास, बल्कि एक तरह से आपसे डिपॉजिट्स जमा कर रहा है, और बैंक का तो काम ही क्या है, डिपॉजिट्स जमा करना। तो हमने बैंक के ऊपर प्रोस्पेक्टस वाला कानून क्यों नहीं लगाया, सर बैंक ऑलरेडी बहुत ज्यादा कवानीन से गुजर के आ रहा होता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेशंस फॉलो कर रहा होता है, कहीं अगर कोई एनबीएफसी है तो वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस ऑर्डिनेंस फॉलो कर रही होती है, तो उनको प्रोस्पेक्टस जैसे लॉ की जरूरत नहीं है। तो हमने बैंक को हटा दिया, सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कोई म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स कोई एनबीएफसी ने दिए, तो हमने इन सब चीजों को यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि उनको अपने लॉ में काफी ज्यादा सख्ती मिल चुकी है। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है अगर कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है किसको, जनरल पब्लिक को, उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा। General public wants to subscribe or purchase securities of any company, it can help them by providing relevant information. हम क्या कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टस बनाकर जनरल पब्लिक को देंगे। इसके पीछे का मकसद क्या होगा, इसका मकसद क्या होगा कि आप अपने शेयर होल्डर्स को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दें और वो उस बुनियाद पर क्या करें, इवेल्युएट करें आपको और देन पैसे दे दें। प्रोस्पेक्टस कब देना होगा, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही होगी अपनी जिंदगी में कभी भी, इशू कर सकती है कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले, एंड कैन डिसाइड टू इशू शेयर्स इन फ्यूचर। जरूरी नहीं कि हम अभी के अभी प्रोस्पेक्टस देकर बोले अभी पैसे दे दो, हम हो सकता है ये बोले कि अभी नहीं कुछ टाइम बाद पैसे दे दो। एक और भी तरीका है, आपको चाहिए 1000 रुपए, आपने कहा 500 अभी दे दो, 300 2 महीने के बाद और 200 6 महीने के बाद, इस प्रोपोर्शन में पैसे चाहिए। तो क्या मैं हर दफा के लिए अलग अलग प्रोस्पेक्टस दूं, जरूरी नहीं है। आप एक बड़ा प्रोस्पेक्टस बनाएं और फिर हर दफा एक छोटा छोटा प्रोस्पेक्टस दे दें। शेल्फ प्रोस्पेक्टस और सप्लीमेंट प्रोस्पेक्टस, इसकी बात हो रही है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस इट इज अ सिंगल ऑफरिंग डॉक्यूमेंट, जिसका मकसद क्या होता है, कंपनीज को ये बताना, कंपनीज इसके थ्रू ये बता रही होती है कि हम एक वक्त में बहुत सारी ऑफरिंग्स कर रहे होंगे, मतलब अभी मुझे 1000 रुपए नहीं चाहिए, मुझे फ्यूचर में 300 रुपए अलग चाहिए, 200 रुपए अलग चाहिए, 500 रुपए आज अलग चाहिए। तो मैं अभी एक तुम्हें प्रोस्पेक्टस दे रहा हूँ, मैं तुम्हें अभी एक प्रोस्पेक्टस दे रहा हूँ, इसको फुल एंड फाइनल मत मानना, मुझे 300 रुपए 4 महीने के बाद और चाहिए होंगे, मुझे 200 रुपए 6 महीने के बाद और चाहिए होंगे। अब जब 300 रुपए लेने की बारी आई तो उस वक्त क्या दोगे आप, सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस। आप A supplement to prospectus invites general public for subscription of securities earlier offered to the public through shelf prospectus। याद है मैंने पहले कहा था कि मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए होंगे, तो बस मैं आपको वो याद दिला रहा था कि काइंडली मुझे क्या करें, आप पैसे दे दें। फाइलिंग विद रजिस्ट्रार बिफोर इशू, अब रजिस्ट्रार के साथ कब फाइलिंग करेंगे आप, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन अ कॉपी ऑफ साइंड एवरी पर्सन नेम्ड एज डायरेक्टर और प्रपोज्ड डायरेक्टर शुड बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन कंपनी क्या करेगी, लेवल 2 की पेनल्टी होगी किसके ऊपर, हर पर्सन जो कि पार्टी टू द इशू है। आपने क्या करना है, अपने प्रोस्पेक्टस को जब बनाया, या पब्लिकेशन वाले दिन या पब्लिकेशन से एक दिन पहले, किसी भी दिन पहले, आपने ये चीज किसके पास सबमिट करवा देनी है, रजिस्ट्रार के पास। पब्लिकेशन किसे कहा जा रहा है, शाया करने से, जो आप आवाम को फैला रहे हैं। Normally, authorities require the company to arrange and write risk factors separately in a single para. Readers of prospectus are specifically advised
to read at least that para before making any investment decisions. रीडर्स को प्रोस्पेक्टस के ये एडवाइस किया जाता है कि काइंडली रिस्क का पैराग्राफ अलग से पढ़ लें। तो कब एक प्रोस्पेक्टस का बताया गया बात, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रोस्पेक्टर के अंदर हम लोग जितने भी रिस्क एसोसिएटेड होते हैं हम वो क्या करते हैं अलग से लिख देते हैं पैराग्राफ के अंदर, और लोगों को कहते हैं कि काइंडली वो जरूर पढ़ लीजिएगा। अब प्रोस्पेक्टस के अप्रूवल की बात हो रही है, इसको जरा समझिएगा। प्रोस्पेक्टस अप्रूव कौन करेगा? एससीसीपी अप्रूव करेगा। इशू और ऑफरर क्या करेगा? एससीसीपी के पास सबमिट करेगा कितने दिन पहले? एटलीस्ट 21 दिन पहले। कब से? पब्लिकेशन से। लेट से मेरा इरादा है 1 मार्च को पब्लिकेशन करने का, तो मैं 21 दिन पहले कौन सी डेट बनेगी? लेट से 7 फरवरी या 8 फरवरी। मैं 7 या 8 फरवरी को किसके पास जाऊंगा? एससीसीपी के पास कि काइंडली आप मेरे इस प्रोस्पेक्टस को अप्रूव कर दें, क्योंकि मुझे 21 दिन बाद क्या करना है? पब्लिकेशन करनी है। SECP may approve prospectus if it contains such information and reports as may be prescribed by regulations made by SECP। तो ये बात कैसे पता चलेगी प्रोस्पेक्टस में आपने क्या बातें करनी है? सर इसके लिए पूरा कानून है जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस, मैंने जगह जगह नाम भी लिया है। तो पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस इज बेसिकली द लॉ। जब आप जनरल पब्लिक को अपने पास इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, यू हैव टू कंप्लाई विद दिस लॉ। जब आपका प्रोस्पेक्टस अप्रूव हो गया तो वो कितने दिनों तक वैलिड है? 60 दिनों तक वैलिड है। कब से? डेट ऑफ अप्रूवल से। अभी हम इस सब को एक टाइमलाइन के थ्रू समझ रहे हैं। 60 डेज की लिमिट एससीसीपी क्या कर सकता है? एक्सटेंड कर सकता है। प्रोस्पेक्टस कैन नॉट बी इशूड, पब्लिश्ड, सर्कुलेटेड एससीसीपी के अप्रूवल के बगैर। एससीसीपी में इम्पोज फर्दर कंडीशंस या कोई रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर। एससीसीपी के रिटन अप्रूवल के बगैर कोई बंदा भी क्या नहीं कर सकता? ना इशू कर सकता है, सर्कुलेट कर सकता है, पब्लिश कर सकता है, टेलीकास्ट कर सकता है, ब्रॉडकास्ट कर सकता है, या कोई एडवर्टाइजमेंट prospectus announcing a public offer of securities unless a prospectus has been published and the advertisement gives an address in Pakistan from which it can be obtained। ये क्या बात कर रहा है? बोल रहे हैं कि आप प्रोस्पेक्टस तो इशू कर ही नहीं सकते ना इस जैसा कोई सिमिलर डॉक्यूमेंट। लेकिन हुआ ये कि मैंने प्रोस्पेक्टस तो इशू कर दिया, इजाजत वगैरह ले ली और उसको इशू भी कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोग उस प्रोस्पेक्टस के बारे में जानते ही नहीं थे। तो मैंने एक ग्राफिक डिजाइनर को, एक मार्केटिंग वाले को हायर किया, एक अच्छा सा ब्रोशर बनवाया और लोगों को कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने शेयर इशू कर रहा हूँ, काइंडली खरीद लो आके। अब क्या उसके लिए भी एचसीपी से इजाजत लेनी है? तो लॉ ने कहा अदर देन, नहीं, इसकी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है अनलेस, शर्त यह है कि तुमने जो प्रोस्पेक्टस इशू किया है उसकी इजाजत ली हुई हो और तुमने बाकी सारे काम कर दिए। तो अब ये एक अलग प्रोस्पेक्टस नहीं है, तो बल्कि तुम उस प्रोस्पेक्टस की मार्केटिंग कर रहे हो। बस इस चीज का ख्याल रखना कि उस मार्केटिंग के अंदर गिव्स एन एड्रेस कि तुमने प्रोस्पेक्टस कहाँ रखा हुआ है, ये बात जरूर लिख देना ताकि कोई भी बंदा गुमराह ना हो। Issuer or offerer shall not at any time vary the terms of clauses given in its prospectus except with the approval of SECP। जो भी इशूअर है वो किसी भी टाइम पर क्लॉजेस वगैरह में चेंजिंग आ सकती है प्रोस्पेक्टस के, नहीं कर सकता चेंजिंग। कब नहीं कर सकता? एससीसीपी की इजाजत के बगैर। तो चेंजिंग करने के लिए उसको किसके पास जाना है? एससीसीपी के पास, अगर प्रोस्पेक्टस में कोई तब्दीली करनी है, क्योंकि वो तो अप्रूव्ड है एससीसीपी से। एससीसीपी शैल नॉट लायबल टू एनी एक्शन इन डैमेजेस। अब ऐसा मत समझिएगा कि एससीसीपी ने अप्रूव कर दिया तो हम नुकसान के जिम्मेदार हैं, नहीं, किसी भी नुकसान की सूरत में एससीसीपी जिम्मेदार नहीं होगा। हुआ ये, प्रोस्पेक्टस की बुनियाद पर लोगों ने शेयर्स तो खरीद लिए, वाओ एससीसीपी ने अप्रूव किया मतलब बहुत अच्छी कंपनी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, कंपनी की वैल्यूएशन आपने खुद करनी है। हमने सिर्फ ये देखा है कि प्रोस्पेक्टस सही है, इसमें लिखा हुआ है कंपनी बहुत आला काम कर रही है, हमने वेरीफाई किया सच लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कंपनी बहुत बुरा काम कर रही है, बंद होने वाली है, हमने अप्रूव किया है कि हाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एक्सेप्शन, जहां पर कंपनी की एससीसीपी की अप्रूवल नहीं रिक्वायर्ड। अगर इस बात को ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन सी सिचुएशंस हैं जिसके अंदर एससीसीपी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर सिक्योरिटीज बड़ा बड़े भाई अप्रूव कर रहे हैं, बड़े भाई इशू कर रहे हैं, तो जरूरत नहीं है। स्टेट बैंक अगर इशू कर रहा है, जो आप लोगों ने शायद सुने हो, बॉन्ड्स होते हैं स्टेट बैंक के। अगर सिक्योरिटीज ऑफर करे जा रहे हैं किसी प्राइवेट ऑफर के थ्रू, मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइवेट कंपनी के अंदर, अगेन
मैं बात कनेक्ट कर रहा हूँ। चैप्टर 1 के अंदर मैंने कहा था कि रिस्ट्रिक्शन है प्राइवेट कंपनीज के ऊपर शेयर ट्रांसफर के ऊपर। तो मुझे एक बात बताइए कि रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? ट्रांसफर ही नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो प्राइवेट ऑफरिंग्स के थ्रू होती है, प्राइवेट प्लेसमेंट रेगुलेशन के थ्रू होती है। तो अगर सिक्योरिटीज आप प्राइवेट ऑफर कर रहे हैं तो आपको प्रोस्पेक्टस मतलब पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप प्राइवेट प्लेसमेंट की तरफ जा रहे होंगे तो यहाँ पर एक्सेप्शन है आपके लिए। अगर शेयर्स इशू कर रहे हैं, किसको? इशू ऑफ शेयर्स ऑफ अ सब्सिडरी टू द मेंबर्स ऑफ अ लिस्टेड होल्डिंग एज अ डिविडेंड और एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अगर एक होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी के अपने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स उठाकर अपने मेंबर्स को दे रही है, तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली आपको प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उनसे कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे हैं। आप उनसे जस्ट क्या कर रहे हैं, उनके पुराने शेयर्स के बदले या उनके मेंबर होने की खुशी में उनको क्या देना है, कोई डिविडेंड दे रहा है। तो प्रोस्पेक्टस की जरूरत तो वहां है कि लोगों के साथ धोखा ना हो। बात समझ आ रही है? कॉन्सेप्ट अपने जहन में क्लियर रखिएगा। और कहाँ जरूरत नहीं है? अगर सिक्योरिटीज हम दे रहे हैं किसको? मेंबर्स को, एम्प्लॉयज को, या मेंबर्स को या फिर एम्प्लॉयज को, किसके? इशूअर के। या फिर आप सिक्योरिटीज दे रहे हैं मेंबर्स को, फैमिलीज को, या फिर मेंबर्स को, एम्प्लॉयज को। समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं? हम शेयर इशू कर रहे हैं। हम शेयर इशू कर रहे हैं किसको? हमारे ऑलरेडी जो मेंबर्स हैं उनको बोनस शेयर्स। हम शेयर इशू कर रहे हैं एम्प्लॉयज को। याद आ रहा है? टैक्स के अंदर अगर कहीं पढ़ा हो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ESS, गालिबन चैप्टर नंबर 4 है या 3 है आपके बुक का। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ESS। तो अगर आप उसके थ्रू शेयर इशू कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। या फिर आप अपने मेंबर्स या एम्प्लॉयज के फैमिलीज को इशू कर रहे हैं, तो भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? यहाँ पर अगेन कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोस्पेक्टस का मकसद क्या है? प्रोस्पेक्टस का मकसद है कि लोग आपके बारे में जान जाएं, आपके बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ले लें। अगर कोई आपका ऑलरेडी मेंबर है, अगर कोई आपका ऑलरेडी एम्प्लॉय है, तो वो आपके बारे में सब कुछ जानता होगा, फिर उनको प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। अब बात कर रहा है प्रोस्पेक्टस की पब्लिकेशन कब, कैसे, क्या करनी है। प्रोस्पेक्टस की पब्लिकेशन आपने एटलीस्ट एक उर्दू और एक अंग्रेजी अखबार में करनी है, ताकि हर तरह के लोग आपको जान जाएं। इट शैल बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स एटलीस्ट 7 दिन पहले एंड एट मोस्ट 30 दिन पहले बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। अगेन ये दिन मैं टाइमलाइन के थ्रू अभी समझाऊंगा। सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज आप क्या करेंगे? प्रोस्पेक्टस की अवेलेबल कर देंगे फ्री ऑफ चार्ज। ऐसा नहीं पैसे लेना शुरू कर दें। कहां पर? किसी भी जगह पर इनमें से अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर कर दीजिएगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज जितनी भी है पाकिस्तान के अंदर, फिलहाल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। बैंकर टू द इशू, होता यह है कि आप पैसे ले रहे होते हैं किसी बैंक के थ्रू, तो उसको कहा जाता है यहाँ पर क्या? बैंकर टू द इशू। बैंकर टू द इशू। तो बैंकर टू द इशू को भी आप क्या कर देंगे? इन्वॉल्व कर लेंगे। कंसर्न शेयर रजिस्ट्रार, अगर कोई शेयर रजिस्ट्रार कंसर्न है इससे रिलेटेड, तो आप क्या करेंगे? उसकी जगह पर भी अवेलेबल कर देंगे। बैलेटर से के रिलेटेड भी जगह पर अवेलेबल कर देंगे। बैलेटर किसे कहते हैं? मैंने बताया कि अगर 1 लाख शेयर्स थे और हुआ ये कि 1 लाख में से 5 लाख लोग मांगने के लिए आ गए, तो आप क्या करेंगे? किन 1 लाख को देंगे? तो बैलेटिंग होगी, कुरानदाजी होगी। तो एक बैलेटर अपॉइंट होगा, आप उस बैलेटर की जगह पर भी ये रखवाएंगे। कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है तो वहां पर भी अपना प्रोस्पेक्टस अवेलेबल करवाएंगे। सरासत के रूप में तो ज्यादा नहीं लिखा हुआ, हो सकता है ऐसा ना लिखा हुआ हो। मैंने इसीलिए यहाँ से पढ़ा रहा हूँ ताकि यहाँ पर आपको सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली समझ में आए और मिल भी जाए। प्रोस्पेक्टस एंड सब्सक्रिप्शन फॉर्म शेल बी। अब प्रोस्पेक्टस आप और कहाँ कहाँ रखेंगे? अपनी वेबसाइट पर भी रखेंगे। और कब तक रहेगा? जब तक सब्सक्रिप्शन क्लोज नहीं हो जाती। जी जी बिल्कुल मोहम्मद, मुझे पता है सिलेबस में अमेंडमेंट हुई है और बहुत सारी चीजें काट दी गई हैं। मैं तभी यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, तभी यहाँ से पढ़ा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें क्लियर आए। याद क्या करना है वो तो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ से पढ़ाने का मकसद ये है कि हमें कॉन्सेप्चुअली चीजें क्लियर रहेंगी, तो फायदा ये होगा कि आपको पता होगा आगे जाकर पेपर में कि ये चीज यहाँ पर आ सकती है, क्यों आ सकती है, याद करने में आसानी रहने के लिए। ठीक है? क्लियर है?
ओके। अच्छा, अब बात हो रही थी 7 दिन 30 दिन, इसका क्या मसला है, इसको समझते हैं जरा। इस बात को जरा समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्रूवल। आपको प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल लेनी है कब, 21 डेज पहले। 21 डेज पहले कहाँ से, 21 डेज पहले पब्लिकेशन से। सही है। अप्रूवल लेनी है आपने एटलीस्ट 21 दिन पहले एसईसीपी से। जब आप अप्रूवल ले लेंगे अप्रूवल ले लेंगे अप्रूवल के बाद आपके पास 60 डेज का टाइम है। 60 डेज का टाइम है क्या करने के लिए, पब्लिकेशन करने के लिए। तो मुझे इन दो बातों से एक बात समझ में आई कि पब्लिकेशन कम से कम 21 दिन और मैक्सिमम 60 डेज का फासला होगा। आए इस बात को और अच्छे से समझते हैं। याद करने की जरूरत नहीं, हम समझकर चीजों को चलेंगे। अज्यूम करते हैं 1 जनवरी। अज्यूम करते हैं 1 जनवरी, आज मैंने अप्रूवल के लिए सबमिट किया। तो मेरे पास कम से कम 21 दिन का फासला होना चाहिए पब्लिकेशन में। ठीक है। फिर इसके बाद एसईसीपी ने अप्रूव कर दिया। एसईसीपी ने अप्रूव करा, लेट से 3 तारीख को। 3 जनवरी से लेकर 60 डेज कब बनेंगे, मार्च की कोई शुरू की तारीख हो गया, फरवरी की एंड में अज्यूम करता हूँ 1 मार्च। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे 60 डेज यहां से और मिनिमम 21 डेज यहाँ से। तो मतलब मुझे पब्लिकेशन करनी है 21 जनवरी से लेकर इसके दरमियान में पब्लिकेशन करनी है। ना मैं इससे पहले कर सकता हूँ ना मैं इसके बाद कर सकता हूँ। ये बात समझ में आई। कहाँ लिखी है वाली बात, यहाँ पर एटलीस्ट 21 डेज पहले पब्लिकेशन से आपने क्या करना है, एसडीपी से अप्रूवल लेनी है। और अप्रूवल के बाद आपके पास 60 डेज हैं पब्लिकेशन करने के लिए। सही है। तो मिनिमम 21 डेज, मैक्सिमम 60 डेज, किस चीज के लिए, पब्लिकेशन के लिए। 21 डेज अप्रूवल के लिए और 60 डेज अप्रूवल के बाद शुरू होंगे। ये बात क्लियर है। देन मैं आगे मूव करूंगा। ये बात क्लियर है सबको। ओके। अब अगला मसला, यहाँ पर तो मैंने पब्लिकेशन कर दी। दूसरा मसला ये है कि इस पब्लिकेशन के मकसद क्या है, लोगों से पैसे लेना। उस पैसे लेने वाली डेट को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कमेंसमेंट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। कि सब्सक्रिप्शन कब करनी है आपने, सब्सक्रिप्शन कब करनी है, तो उसके लिए लॉ ने आपको दो बातें बोली, एटलीस्ट 7 डेज, एट मोस्ट 30 डेज। तो मतलब सब्सक्रिप्शन वाली डेट में और पब्लिकेशन वाली डेट में, अज्यूम करते हैं मैंने यहाँ पर डेट फिक्स कर दी। मैं पब्लिकेशन करूंगा मैं पब्लिकेशन करूंगा 20 फेब को। तो ठीक है, 20 फेब में और सब्सक्रिप्शन वाली डेट में कम से कम फासला कितना होना चाहिए, कम से कम फासला होगा 7 डेज, और ज्यादा से ज्यादा फासला होगा कितना, 30 डेज का। तो मिनिमम 7 डेज कितने होते हैं, 20 फेब से 27 फेब। और अगर 30 दिन कैलकुलेट करूं तो इट इज अराउंड कोई 24 मार्च बनेगी। ठीक है। तो मुझे इसके दरमियान में कोई डेट डिसाइड करनी है जहां पर मैं लोगों से कहूंगा आकर मुझे पैसे दे दो। मिनिमम 7 डेज क्यों रख के सर, लॉजिक बताएं।
सोचने वाली बात है, 20 फरवरी को आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं, बोल रहे हैं एक दिन के अंदर अंदर पढ़ो और कल आ जाओ पैसे लेकर। इलॉजिकल बात है सर, क्या बोल रहे हैं? ये तो आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन सर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि प्रोस्पेक्टस इशू कर कर आप भूल ही गए। आपने कहा चलो अगले साल पैसे लेंगे, नहीं नहीं सर, प्रोस्पेक्टस पुराना हो जाएगा, इतना पुराना नहीं करना। तो आपने आपने क्या करना है, मैक्सिमम 30 डेज का टाइम और मिनिमम 7 दिन, इसके बीच में आपने क्या करना है, अपना अपनी डेट डिसाइड करनी है। 22 मार्च, नकाश तुम डेट कैलकुलेट कर रहे थे, अब तुम्हें याद ही नहीं होगा मैंने क्या बात बोली। ऐसा ही है? ऐसा है या नहीं? या हमें याद है? नहीं सर, देखा नहीं याद, यही बोल रहा था मैं भी। अच्छा, समझ में आई ये वाली बात? अप्रूवल होगी कम से कम 21 दिन पहले, ज्यादा से ज्यादा 60 दिन। ये बात समझ में आ गई? तो अप्रूवल के लिए आपको 21 दिन जरूरी है कम से कम। अप्रूवल के बाद मैक्सिमम 60 दिन का टाइम है मेरे पास कि मैं क्या कर सकता हूँ, पब्लिकेशन कर सकता हूँ। पब्लिकेशन जब मैंने करी, तो पब्लिकेशन से मेरे पास सब्सक्रिप्शन में फासला होना चाहिए एटलीस्ट 7 डेज का और एट मोस्ट 30 डेज का। क्यों सर? सोचने का टाइम दें, और एट मोस्ट का मकसद क्या है सर? पुराना इतना ना हो जाए प्रोस्पेक्टस कि अब उसका फायदा ही नहीं है। तो इस चैप्टर की, जैसे पिछले चैप्टर में टेक्निकल बात थी, वेरिएशन इन शेयर कैपिटल, यहाँ पर टेक्निकल बात है ये वाली। तो अगेन ये दिन हमें समझ में आने चाहिए। मेरे पास 4 डेट्स हैं इस चैप्टर के अंदर, 21, 60, 7, 30। इस तरीके से याद कर लें। कॉमेंसमेंट, सॉरी, प्रोस्पेक्टस के अंदर मेरे पास 2 डेट्स, 4 डेट्स हैं, 21 दिन, 60 दिन, 7 और 30। ये यूज होगा अप्रूवल पर्सपेक्टिव से, ये यूज होगा सब्सक्रिप्शन की डेट के लिए। बस ये अपने ध्यान में रखिएगा, 21, 60, 7 और 30। बात समझ में आई? यहाँ तक सब क्लियर है? ग्रेट। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सपर्ट को डिस्कस करेंगे और कंडीशंस फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे। देन इसके बाद इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसके सवाल भी बड़े मजे के होंगे, तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। जजाकल्ला, जजाकल्ला। चले, किसी का कोई सवाल नहीं है? थैंक यू सर, अल्लाह आपको खुश रखे। जजाकल्ला। क्लास ऑफ शेयर ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस की बेस पर डिसाइड होती है या शेयर प्राइस की बेस पर? देखिए, शेयर प्राइस डिसाइड होती है क्लासेस की बेस पर, ये बात याद रखना मोहम्मद। पहले मैं ये डिसाइड करूंगा कि कौन सी क्लास का शेयर है। और क्लासेस में मैंने क्या बातें देखी, मेनली अगर आप देखोगे ना, राइट्स का फर्क होगा। किसी को डिविडेंड मिल रहा है, किसी को डिविडेंड नहीं मिल रहा। किसी का इनिशियल जो फेयर फेस वैल्यू है या इनिशियल अमाउंट है वो ज्यादा है, किसी का कम है। किसी के पास वोटिंग राइट नहीं है, किसी के पास है। किसी के पास डबल वोटिंग राइट है, किसी के पास एक भी नहीं है। तो किसी के पास राइट ज्यादा होंगे, किसी के पास राइट्स कम होंगे। राइट्स ज्यादा होंगे तो अल्टीमेटली शेयर प्राइस भी ज्यादा होगी। राइट्स कम होंगे तो शेयर प्राइस भी कम होगी। 50 और 80, आप बता रहे हो ना, शायद कल ये 50 वाला शेयर 100 का हो जाए, 80 वाला शेयर 800 का हो जाए। शेयर प्राइस तो वेरी कर सकती है ना। तो शेयर प्राइस डिसाइड होती है बेस्ड ऑन राइट्स कि कौन सी क्लास का शेयर है। जितनी अच्छी क्लास है उतना महंगा शेयर होगा। और कोई सवाल किसी का? बिल्कुल, आर्टिकल्स के अंदर हम तमाम क्लासेस के बारे में ये बात बताएंगे।
कि किस शेयर के साथ कितने राइट्स मुंसलिक हैं। अगर याद हो टेबल ए के कंटेंट्स हमने देखे थे ऊपर ऊपर से, तो आप उसको भी खोल के देखोगे, उसमें लिखा हुआ होगा कि वोटिंग राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर, क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर, ये सारी बातें आपके आर्टिकल्स में लिखी हुई होती हैं। और जो टेबल ए का डिटेल्ड अवेलेबल है कंपनीज एक्ट के अंदर, उसमें भी आपको ब्रेकअप मिलेगा पूरा कि इस तरह के शेयर होल्डर्स में क्या होगा। अगर आप अपने शेयर होल्डर्स ला रहे हैं, कोई अपनी क्लासेस बना रहे हैं, तो आप उनसे रिलेटेड बातें ऐड ऑन कर देंगे वहां पर। और किसी का कोई सवाल? जी जी, पूछे ना काश, बिल्कुल। वाह, क्या सवाल है। कल क्लास होगी? यार कल क्लास डिपेंड करेगी ऑफिस के ऊपर, क्योंकि मे बी इस वीक में मुझे क्लोज करना है क्लाइंट। तो अगर पॉसिबल हुआ ऐसा कि मैं जल्दी ऑफिस से निकल रहा हुआ, तो बिल्कुल मैं सेकंड हाफ में मैसेज कर दूंगा। और सेकंड हाफ में करूंगा, ऐसे अर्जेंट नहीं रखूंगा। मैं सेकंड हाफ तक इन्फॉर्म कर दूंगा कि क्लास में रख रहा हूँ या नहीं रख रहा। तो बस इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल क्लास होगी, आप लोग अपना माइंड रखें। सर इस वीक में क्लासेस भी ऑफ करनी है, वो भी याद रखें। जी जी, बिल्कुल मैं इस चीज़ का ख्याल रखूंगा। आज से पहले ऐसा हुआ है कभी कि आप लोगों के सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो या क्लासेस टाइम पर ना हुए हो ना? आज से पहले हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ना। इंशाल्लाह आगे कभी ऐसा होगा। तो ये तो शायद ना जानते हो मिस हरीमा, बाकी आप तो जानती होंगी ये वाली बात। जी सर, हुआ है। कब हुआ है भाई? कि मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया? नकाश क्या हो गया, क्यों बदनाम कर रहे हो? मैट्रिक में हुआ था। भाई मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तुम क्या यार, अभी ये रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग सुनने वाले सोच रहे होंगे कि पता नहीं यार सर ने कब लेक्चर जो है वो पेंडिंग छुड़वा दिए, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कराया। चले, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं टीम्स के थ्रू। सही है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।